नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से भारत की आज़ादी हुई है ना, तब से आप अगर देखो तो यूके ने कोई खास बड़ी जंग लड़ी नहीं है। एक याद आती है 1982 में फॉकलैंड वॉर हुआ था इनका अगेंस्ट अर्जेंटीना। बाकी उसके अलावा जिस किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में यूके ने पार्टिसिपेट किया है, वहां पर या तो यूएस या तो नेटो के बाकी मेंबर्स थे। मगर लंबे समय बाद यूके हो सकता है कि एक मेजर वॉर फेस करे और यूके ने इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय वर्ल्ड मीडिया में हर जगह इस टॉपिक पर चर्चा हो रही है। कियर स्टारमर जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यूके को वॉर फुटिंग पे डाल दिया है। अपने देश को कह दिया है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप अगर यूके का मीडिया देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे द टेलीग्राफ का आर्टिकल। इधर ये लिखा है, ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, इन लोगों को लगता है यूरोप में वॉर होगी, रशिया से यूके लड़ेगा, बाकी यूरोपियन देश लड़ेंगे, तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। आई थिंक दिस विल बी अ यूरोपियन वॉर जो होगी। लग रहा है कि एक लार्ज स्केल वॉर हमारे सामने बढ़ती जा रही है। नहीं तो इतना बड़ा बिल्डअप यूके की सारी कंपनीज जो प्रैक्टिसेस करती है, जिस तरीके से अपना बिजनेस चलाती हैं, इन्होंने वो भी चेंज कर दिया है। अपने आप को अडेप्ट कर दिया कि कल को जब बड़ी वॉर होगी तब उस वक्त इनको अपने कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, हायरिंग कैसे करनी है, सब कुछ इन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। कियर स्टारमर ने ओपनली यहां पर यह भी कहा कि यूके एक सीरियस थ्रेट फेस कर रहा है आज के समय। वो सीरियस थ्रेट आप लोग समझ सकते हैं, रशियन बेयर है। और ऐसा नहीं है कि कियर स्टारमर बस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप ये भी चला कि जो यूके के F-35 फाइटर जेट है, अब ये न्यूक्लियर मिसाइल से लैस होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रिटिश फाइटर जेट्स टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स इन फेस ऑफ न्यू एरा ऑफ थ्रेट ऑफ रशिया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाए उसकी बड़ी चिंता रहती है इनको, मगर खुद अपने फाइटर जेट्स पर न्यूक्लियर मिसाइल लगाने में बिल्कुल भी देर ये लोग लगाते नहीं है। इवन दो आप अगर रशिया का धैर्य देखो ना, तो यूक्रेन ने रिसेंटली जो रशिया के साथ किया है उसके बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करूंगा। हमारे जो एक मिसाइल है, पर्टिकुलरली रशिया का एक जो एक मिसाइल है ऑर्शनिक, मोस्ट प्रोबेबली इसको ही रशिया यूज करेगा ना। इसका भी थ्रेड बना हुआ है, मैं आपको ये बता दूं। ऑर्शनिक मिसाइल रशिया ने अगर यूक्रेन पर यूज किया ना, हजारों लोग मारे जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। रशियन मिलिट्री काफी बार जब इस मिसाइल को परेड कराती है तो ये लोग इस पर ये वर्ड्स लिख देते हैं, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो मतलब है, मेरे बाद सिर्फ सन्नाटा होगा, आफ्टर मी ओनली साइलेंस। क्योंकि एक बार जब इसको यूज कर लिया, ह्यूमंगस स्केल पर डिस्ट्रक्शन होगी। 2024 में यूएस आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल है लॉरेंस विल्करसन, इनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। इन्होंने ये कहा था कि एक ऑर्शनिक मिसाइल एक पूरे फुली इक्विप्ड अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जहां पर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है 40 से लेकर मैक्सिमम 60,000 टन के आसपास जाता है। आप अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को देखो तो 1 लाख टन से भी ऊपर का इनका डिस्प्लेसमेंट वेट होता है। तो इन्होंने कहा था, एक ऑर्शनिक मिसाइल एक फुल्ली इक्विप्ड अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिसपे बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, 5,000 सोल्जर्स हैं, इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकता है 30 सेकंड के अंदर अंदर। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इट एज वेल। और सिमिलर स्टेटमेंट्स आप देखोगे बहुत सारे थिंक टैंक्स ने दी है। तो देखिए, अगर रशिया ऑर्शनिक मिसाइल यूज करना स्टार्ट कर देता है यूक्रेन में, और व्लादिमीर पुतिन बताया जा रहा है कि एक बड़ा असॉल्ट करने वाले हैं यूक्रेन पर, यूके यहां पर मान रहा है इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या यूके इस वॉर में कूदेगा, क्वेश्चन ये है यूके इस वॉर में कब कूदेगा। और इसके लिए कियर स्टारमर ने यूके को वॉरफेयर रेडी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसमें पहला काम तो ये करेंगे, यूके का जो डिफेंस बजट है ये अचानक से इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए आपने ये भी देखा होगा यूके से बहुत सारे मिलियनियर्स भाग रहे हैं। याद है आपको, मैंने बताया था कि मिलियनियर्स इंडिया चाइना से तो भागते ही है, मगर यूके से भी बहुत सारे भाग रहे हैं। रीजन यही है क्योंकि इनको पता है टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। यूके जब वॉर की प्रिपरेशन करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो मिलियनियर्स हैं उन पर एडिशनल टैक्स लगेगा। सडनली एवरीथिंग विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, और इसलिए मिलियनियर्स और इवन बिलियनियर्स भी कुछ ये बिल्कुल इस वक्त यूके से निकल कर जा रहे हैं। ना यहाँ पे आपका एक सवाल ये होगा कि यूके तो एक सोई हुई महाशक्ति की तरह है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, यूएस का साथ है, एक अमीर देश है, बहुत सारा गोल्ड भी अपने पास ये लोग रखते हैं। तो जब ये लोग न्यूक्लियर रिवैम्प करेंगे और बिल्कुल अपने आप को वॉर रेडी बना देंगे,
यूके तो बहुत ज़्यादा एक ताकतवर देश बन जाएगा ना। वेल देखो, मैं फ़ोकस करता हूँ नंबर्स पर। नेता कुछ भी स्पीच दे, कुछ भी बोले कि जी न्यूक्लियर कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वॉर रेडी बनाना है। बट इन द एंड यूके के सामने एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यूनाइटेड किंगडम के पास इतने सोल्जर्स ही नहीं हैं कि एक लार्ज स्केल वॉर ये लड़ पड़े। इनकी आर्मी का साइज़ देखकर जेनुइनली एक सवाल सामने आता है कि ये रशिया के सामने कैसे खड़े होंगे, जहाँ पर वो लोग कॉन्स्क्रिप्शन करके अपनी मिलिट्री को कई लाखों की संख्या में पहुंचा चुके हैं। अब ब्रिटिश आर्मी की अगर मैं बात करूं, तो जो नेपोलियन के ज़माने की वॉर हुई थी ना, तब से लेकर अब तक ये अपने स्मॉलेस्ट साइज में जा चुके हैं। अगर मैं यूके की जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है, इनके नंबर देखूं, तो अभी ब्रिटिश आर्मी में जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, ये सिर्फ 73,000 है। जी हाँ, 73,000। इतने तो काफ़ी बार मेरी वीडियो में लाइक आ जाते हैं, मजाक कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि एबिस्मल नंबर्स हैं ये। इनके रिजर्व में भी आप अगर देखो, चलो यूके आर्मी में आप अगर देखो रिजर्व में कितने इनके पास लोग हैं, 26,000। दोनों को ऐड कर दो, रफली 1 लाख के आसपास आपके पास सोल्जर्स पहुंच जाएंगे। ये इनकी आर्मी का हाल है, सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स। इनकी नेवी में 30,000 के आसपास पर्सनल, इनकी एयरफोर्स में भी 30,000 के आसपास पर्सनल। इसको आप अगर कंपेयर करोगे रशिया से, तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा छोटे पड़ जाते हैं। रशिया के पास इस वक्त जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, ये 1.3 मिलियन के आसपास हैं। जो इनके रिजर्व हैं, ये 2 मिलियन है। 2 मिलियन मतलब के 20 लाख तो ये रिजर्व में सोल्जर लेकर बैठे हैं। पैरामिलिट्री के पास भी इनके कुछ हज़ारों के सोल्जर्स हैं। सो आई मीन नंबर्स में एक इनॉर्मस डिफरेंस है। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये कहोगे यूके अकेला थोड़ी ना भिड़ेगा रशिया से जाकर। साथ में ऑब्वियसली जो यूरोप के बाकी देश हैं, फ्रांस या फिर कुछ और देश होंगे, मे बी इवन यूएस साथ दे यूके का। अगेन यूएस का सपोर्ट यूके को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। यूके को अभी के लिए ये पता है कि इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हेड ऑन जाकर रशिया से लड़े। और इस नंबर के गैप को पूरा करने के लिए ना यूके के पास एक ही ऑप्शन है, कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब ये होता है जब देश की सरकार अपने युवकों को कहती है आपके पास ऑप्शन नहीं है, हम आपको कॉल कर रहे हैं, यू हैव टू फाइट फॉर द कंट्री। चॉइस नहीं है आपके पास कि आपको जाके लड़ना या नहीं लड़ना, यू हैव टू फाइट, क्योंकि कंट्री को आपकी ज़रूरत है। और आप देखोगे आज के समय यूट्यूब पर बीबीसी और एलबीसी, इनके जो यूट्यूबर्स हैं, सब लोग इस पर वीडियो बनाकर बैठे हैं कि क्या कॉन्स्क्रिप्शन आने वाली है, अगर आ गई कॉन्स्क्रिप्शन तो क्या अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। लोग इस पर भी बना रहे हैं कि जी कॉन्स्क्रिप्शन में किस उम्र के लोगों को यूके की सरकार बुलाएगी कि चलो जाके तुमको लड़ना है। बट इधर वे मैं देख पा रहा हूं कॉन्स्क्रिप्शन अब यूके में कोई डर्टी वर्ड नहीं रहा। व्लादिमीर पुतिन के इशू को लेकर यूके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और एक बार को लग रहा है कि ये कॉन्स्क्रिप्शन कर देंगे। बट क्वेश्चन यही आता है, यूके की आबादी जो बहुत ज़्यादा एक अच्छे लाइफस्टाइल की आदी हो चुकी है, ये लोग ज़बरदस्ती मिलिट्री में जाएंगे? देखो जो रशिया में हुआ है ना, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग जेन्युइनली इसको फील कर पाते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर है, रशियन बोलते नहीं है लोग, मीडिया का भी इतना सुनने में आता नहीं है, ना उनकी मूवीज देखते हैं, कुछ कल्चरली हम लोग इतना रेजोनेट करते नहीं है उनसे। मगर जो रशिया में कॉन्स्क्रिप्शन हुई है, ये कमाल है। मैं आपको बता दूं, कई युवक हैं रशिया में, 25 साल के, 27 साल के, सीधा चिट्ठी आती है घर में, देश ने बुलाया आपको, तैयार हो जाओ, लड़ना है आपको। आप मना नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। आप भागोगे पुलिस आएगी आपके पीछे। तो ये सब चीज़ें रशिया में हुई है मास स्केल पर। जब ये यूके में हो रहा होगा ना, इट विल बी ह्यूज इवेंट। ये ऑब्वियसली इंग्लिश मीडिया भी कवर करेगा, इंडियंस भी देखेंगे ये सब। और पहली बार होगा मेरे हिसाब से यूके की हिस्ट्री में कि ये एक एक्चुअल वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे विदाउट इंडियन सपोर्ट। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इन लोगों ने इंडियंस का खूब यूज़ किया। जहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजना नहीं था, इंडियन सोल्जर्स को भेज दिया, बहुत से इंडियन सोल्जर्स मारे गए। टोटल 30 लाख इंडियंस, जी हाँ, 1940s में मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ते हुए। एक ऐसी वॉर में जहाँ पर इंडियंस का कोई लेना देना था नहीं, बट स्टिल वी वर पुश्ड इन द फ्रंट। और कभी इंडियंस को इसका प्रॉपर क्रेडिट दिया भी नहीं गया, अब जाकर एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। बट ये एक सैड पार्ट है हिस्ट्री का कि कैसे हमको वॉर में इस्तेमाल किया गया, फेमाइन क्रिएट करी गई। बहुत सारी कड़वी यादें हैं रिगार्डिंग यूके। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा कड़वी याद है विंस्टन चर्चिल के बारे में। ज़्यादातर वेस्टर्नर्स इसके बारे में जानते भी नहीं है कि किस तरीके से चर्चिल ने एक फेमाइन क्रिएट कर दी थी भारत में।
और मेरा जो आज का एमसीक्यू है वो भी इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि विंस्टन चर्चिल को ना 1953 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, इसलिए मैं नोबेल प्राइज को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह ना इन्होंने कहीं भी ये अवार्ड दे दिया है और कई लोग जो जेन्युइनली डिजर्व करते थे ये अवार्ड, उनको कभी ये अवार्ड मिला नहीं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी को कभी ये अवार्ड नहीं मिला, चर्चिल को मिल चुका है नोबेल प्राइज। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस कैटेगरी के अंडर नोबेल प्राइज दिया था विंस्टन चर्चिल को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। पीस, शांति। ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी लिटरेचर या ऑप्शन डी केमिस्ट्री। आंसर आप में से कई लोगों को शॉक कर देगा। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और यूके की वॉर प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.